इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश। यहाँ पे क्या होता है कि हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे होते हैं पर उसके बदले में हम पैसे नहीं लेते। उसके बदले में क्या होता है, हम कुछ कोई बिजनेस टेक ओवर कर लेते हैं कभी कभी, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ एसेट्स खरीद लेते हैं, तो एसेट्स के पेमेंट करना होता है, एसेट्स के पेमेंट करने की बजाय हम उनको डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं। ऐसा थोड़ा सा पार्ट आपने शेयर्स में भी पढ़ा था। ऑलमोस्ट वैसे ही है सारा कुछ, पर थोड़ा सा कुछ और चीजें ऐड ऑन भी होंगी। सबसे पहले तो एक बात ये जो ऐड ऑन होगी वो ये होगी कि शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे, बट डिबेंचर्स को हम पार्टीज को जो इनसे हम सामान खरीद रहे हैं, जिनसे हम कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं, तो एसेट्स खरीदते समय हम उनको डिस्काउंट पे भी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब आप डिबेंचर्स वाले को परफेक्ट कर लेंगे तो शेयर्स वाला जो पार्ट है वो इसी के जैसे ही हो जाएगा, सिर्फ डिबेंचर्स की जगह पर आपको शेयर कैपिटल वर्ड यूज करना होगा। तो मैं शुरू से समझाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ये होते हैं कि हम बिजनेस कोई टेक ओवर करते हैं। जब हम पूरा बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो उसमें काफी सारी हमें एसेट्स मिलती हैं, उसमें काफी सारी हमें लायबिलिटीज भी मिलती हैं। तो उसके बाद एक अमाउंट तय होता है कि हम उनको इतना पैसा देंगे आपका पूरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए। तो ये जो पैसे देने होते हैं इसमें अमूमन क्वेश्चन क्या होता है कि हम बदले में शेयर्स दे दे रहे हैं, या बदले में डिबेंचर्स दे रहे हैं, या कुछ पार्ट के लिए शेयर्स दे रहे हैं, कुछ पार्ट के लिए डिबेंचर्स दे रहे हैं, कुछ पार्ट का पैसा भी दे रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर ज्यादातर जो प्रॉब्लम इसमें एग्जाम में आती है वो ये होता है कि हम बदले में डिबेंचर्स इश्यू करते हैं। अब देखिए काफी तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो वो सारे के सारे अभी एक शीट है आपको फॉरवर्ड भी करी हुई है, तो उसमें से हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। और पहले एक दो बातें और जान लेते हैं कि डिबेंचर जब हम इश्यू कर रहे होते हैं तो जो भी सप्लायर है या जो एसेट्स का गिवर है, जिससे हम एसेट्स खरीद रहे हैं, अगर उसका नाम नहीं दिया तो उसको यहाँ पर हम वेंडर कहते हैं या सप्लायर कहते हैं। वेंडर मतलब ही होता है विक्रेता। तो बदले में हम उसको 3 तरीके से डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। हम पार पे भी इश्यू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं, और हम उसको डिस्काउंट पे भी इश्यू कर सकते हैं। एक और भी बात आपको बतानी है कि कभी कभी क्या होगा कि जब हम कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जितने पैसे बनते हैं उससे कुछ कम या कभी कभी उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। देखिए, अगर किसी कंडीशन में हम उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं वेंडर को, या जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसको हम जितना पेमेंट बनता है उससे हम अधिक पे कर रहे हैं, तो ये जो कारण होता है अधिक पे करने का वो होता है कि हम उनको पे करते हैं उनके बिजनेस की गुडविल के लिए। तो मान लीजिए कि एक बिजनेस टेक ओवर किया, उसमें 10 लाख रुपए उनके बनते हैं, पर हम 10 लाख की जगह पर उनको हम 11 लाख रुपए दे रहे हैं। तो 1 लाख रुपए हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हम 1 लाख रुपए ज्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उस बिजनेस के कुछ गुडविल भी है। तो वो लिखा नहीं होता, ये इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड का मतलब है कि वो खुद आपको बात समझनी है क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जब हम पे कर रहे होते हैं तो वो कारण होता है उनका गुडविल का पेमेंट। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होगा कि हम उनको जितना पेमेंट बनता है उससे कुछ कम भी पेमेंट कर रहे होते हैं। जब हम उससे कुछ कम पेमेंट कर रहे होते हैं, मान लेते हैं कि 10 लाख का बिजनेस खरीद रहे हैं और हमने उनको बोला जी हम आपको 9.5 लाख रुपए देंगे, तो हम यहाँ पे जितने पैसे की एसेट्स बन रही हैं हम उससे कम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा फायदा होता है, ये प्रॉफिट होता है। और ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और आपसे शेयर्स के समय में भी डिस्कशन हो चुका है कि प्रॉफिट्स 2 तरह के होते हैं, एक रिवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर के। जो रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, और जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस खरीदते समय हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, कब प्रॉफिट हो रहा होगा? जब जितना पैसा बनता है उससे हम कम पे कर रहे होंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर करना होता है अपने कैपिटल रिजर्व में। तो अभी हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिकली साथ के साथ डिस्कस करते हैं। आइए स्क्रीन पे। D Limited purchases a business for 25 lakh rupees.
which consists of assets of 30 lakh and liabilities of rupees 8 lakh. अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि 30 लाख रुपीस की एसेट्स हम ले रहे हैं और साथ के साथ उस बिजनेस में हमें लायबिलिटीज भी मिल रही हैं। तो हमने अगर एसेट्स केवल ली होती तो हमें 30 लाख रुपीस देने होते। अब चूंकि हमने पूरा बिजनेस लिया तो बिजनेस में क्या होता है, एसेट्स भी लेनी पड़ती हैं और लायबिलिटीज भी लेनी पड़ती हैं, तो हमें लायबिलिटीज भी टेक ओवर करनी पड़ रही हैं, वो 8 लाख रुपीस की। यानी कि अगर हम उनसे बात करें तो जो भी कंपनी है जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं तो उससे हम ये बात करेंगे भाई 30 लाख रुपीस तो आपके एसेट्स के हो गए और 8 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी भी हमें देनी पड़ेगी। यानी कि 30 लाख में से हम 8 लाख माइनस करें तो आपसे जो हमें बिजनेस की जो एसेट्स मिल रही हैं, एग्जैक्ट जो रियल एसेट्स मिल रही हैं, वो 22 लाख का हमें मिल रहा है कंसिडरेशन। तो 30 एसेट्स के बनते हैं और 8 लाख रुपीस लायबिलिटीज के उनके कट जाएंगे। यानी कि हमें पे कितना करना चाहिए था, 22 लाख। पर आप देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि बिजनेस को खरीदा गया 25 लाख रुपीस में, यानी कि 22 लाख की जगह पर हम पे करेंगे इनको 25 लाख। अगर हम 22 की जगह पर 25 लाख पे करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। हम कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, 22 की जगह 25, यानी कि 3 लाख रुपीस का हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। देखिए जब बिजनेस टेक ओवर कर रहे होते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर रहे हो तो ये बिना कहे हुए आपको बात समझनी कि जब भी आप एक्स्ट्रा पे करोगे वो गुडविल अकाउंट के लिए पे कर रहे होते हो। यानी कि आपने यहाँ पर जो एसेट्स ली हैं उसमें गुडविल भी है और गुडविल को आपको अलग से मेंशन करना होगा। और गुडविल कितने रुपए की है, 3 लाख की। जितना भी अधिक पेमेंट है, मान लेते हैं कि 25 लाख बनता है और आपने 30 लाख दिया तो 5 लाख गुडविल, आपने 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए दिए तो 5 लाख गुडविल का पेमेंट किया। जितना भी ज्यादा आप पे करोगे वो गुडविल के अकाउंट में शो करना है आपने। तो आइए हम एंट्री पास करते हैं। अब ये बिजनेस किससे खरीदा है, ये नाम बताया होना चाहिए। डी लिमिटेड तो खरीद रही है, तो नाम नहीं बताया हुआ, तो ऐसे में हम जो भी बेचने वाला है उसको हम वेंडर कहते हैं और यहाँ पर वेंडर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बुक्स ऑफ डी लिमिटेड की बुक्स कैसे मेंटेन होंगी। हमारे पास एसेट्स आ रही हैं तो हम एसेट्स के लिए लिखेंगे, एसेट्स के नाम नहीं बताए तो वी विल राइट सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि तमाम सारी एसेट्स होंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब सवाल ये उठता है कि हमने एसेट्स को क्यों डेबिट किया। एसेट्स तो डेबिट में ही होते हैं, ये हमारा बेसिक रूल है। एसेट जो होती हैं जब भी हम खरीदते हैं, जब एक्वायर करते हैं, जब भी हमारे पास इंक्रीज होती हैं, वो डेबिट में होती हैं और एसेट डेबिट आइटम होते हैं। और अगर हम इसमें ट्रेडिशनल रूल लगाएं तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट्स हमारे पास आ रही हैं इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और रूल रहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि डेबिट में लिखना है जो आ रहा है और क्रेडिट में क्या लिखना है, जो जा रहा है। तो सन्ड्री एसेट्स आपके पास आ रही हैं इसलिए हम डेबिट करेंगे और मॉडर्न रूल यूज करेंगे तो एसेट्स डेबिट आइटम होती है और डेबिट में लिखनी है। अच्छा, ये एसेट्स जो है हमारे पास कितने की आ रही हैं, 30 लाख रुपीस की, और साथ के साथ में ये लायबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हैं। तो एसेट्स के ठीक विपरीत जो होता है वो लायबिलिटीज हैं। तो पहले अगर हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो किससे खरीद रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे। अगर कंपनी का या जिसका हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसका नाम नहीं दिया तो वी विल राइट वेंडर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स डेबिट होंगे और जो भी लायबिलिटीज लेंगे वो हम क्रेडिट करेंगे और उसको हम लिख देंगे सन्ड्री लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के लिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एसेट्स डेबिट है तो लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम है। एसेट्स कितने रुपए की आई जी, हमारे पास 30 लाख रुपीस की। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने वहां से 30 लाख लिख दिया। लायबिलिटीज कितने की आ रही है जी, हमारे पास 8 लाख रुपीस की। और साथ के साथ हमने वेंडर को कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए उससे तय हुए, हमारा उससे तय हुआ जी हम पे करेंगे 25 लाख।
अब ये एंट्री तो जो बन रही है पर ये टैली नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमें पहले ही डिस्कशन में हो चुका है, हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर हम जितना पैसा बनता है उससे ज्यादा दे रहे हैं। अगर ज्यादा दे रहे हैं तो वो हम गुडविल के लिए दे रहे हैं, और गुडविल भी एक एसेट है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स जो होती हैं वो डेबिट में होती हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीस, ये हमारी फर्स्ट एंट्री जो है पास हो गई। और ये देखिए डेबिट और क्रेडिट टैली हो गया। अमित जी, आपसे मैंने ये पूछना है कि ये गुडविल जो है ये बैलेंस शीट में लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? है अमित जी क्लास में? अमित, ये गुडविल बैलेंस शीट में लिखी जाएगी कि नहीं? यस सर। क्यों लिखी जाएगी? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? सर क्योंकि ये सर खरीदी है हमने, इसके Yes. हमने पेमेंट की है। ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले वाली बुक जब पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे तब सीखा था कि गुडविल को हमने जितनी भी गुडविल है वो मेंशन नहीं करनी है, केवल एक कंडीशन में मेंशन करनी होती है बैलेंस शीट में, जब हम परचेस कर रहे होते हैं, जब हम रुपए दे रहे हैं, उसका कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं लिखना है। यहाँ तो आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे वेंडर को इतने पैसे उसके अंदर जोड़ के दे रहे हो। अब आपने उसको पैसे देने थे, तो पैसे देने थे, वो बोलता है जी मेरे को अपने डिबेंचर्स दे दो, तो हम तो उसको प्रतिफल तो दे ही रहे हैं। तो चाहे हम डिबेंचर्स देते हैं, अगर हम शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल लिख देंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे होंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या पे कर रहे हैं। इन्होंने उनको कहा कि हम आपको देंगे, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, बदले में जो चीज मिलती है। वाज सेटल्ड बाय इशू ऑफ ₹100 9% डिबेंचर्स एट 25% प्रीमियम। हमने यहाँ पे क्या करना है, ₹100 वाले जो डिबेंचर्स हैं वो देने हैं, और वो हमने कैसे देने हैं, 25% प्रीमियम पे देने हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। वेंडर को अब हमने हिसाब किताब करना है उसका। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना देना है, ऊपर वाली एंट्री से हमने उठा दिया, 25 लाख रुपीस देना है। अब 25 लाख रुपीस देने हैं, अगर वो बोलते हैं जी चेक दिया तो टू बैंक लिख दीजिए, शेयर्स दिए तो टू शेयर कैपिटल लिख दीजिए, डिबेंचर्स दिए तो डिबेंचर्स लिख दीजिए। हमने यहाँ पे क्या दिया, डिबेंचर्स, तो हम लोग यहाँ पे डिबेंचर्स लिख देंगे। और एक बात और कही गई है कि ये जो डिबेंचर्स हम इनको इश्यू करेंगे, ये हम प्रीमियम पे इश्यू करेंगे। ये प्रीमियम पे भी इश्यू किए जा सकते हैं डिबेंचर वेंडर को। वेंडर मतलब विक्रेता, जो हमें सप्लाई कर रहा था, जिसने हमें बिजनेस दिया, जिसने हमें एसेट्स दिए। तो वेंडर को डिबेंचर्स पार पे भी इश्यू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं, और प्रीमियम पे भी इश्यू हो सकते हैं। अगर पार पे रहता तो सिर्फ वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। अब चूंकि प्रीमियम पे, तो हम लोग साथ के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिखेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे डिस्काउंट होता तो हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। डिस्काउंट डेबिट कैसे क्यों करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में, पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था कि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है इसलिए डेबिट करते हैं, प्रीमियम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो इनकम है हमारे लिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ₹100 का जो डिबेंचर है वो 25% प्रीमियम पे होगा। तो अमाउंट मुझे बताएगा कौन, कितना अमाउंट आएगा? स्वाति, अमाउंट कितना आएगा? डिबेंचर्स का कितना आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना आएगा? संभव शर्मा जी, कोई नहीं आंसर दे रहा। 25% प्रीमियम है। चलिए सर 25 लाख को सर हम लोग 125 से डिवाइड करेंगे। हाँ ठीक, तो सर हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, उसके हम लोग निकाल देंगे सर। बराबर बराबर। अब देखिए
यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती करते हैं एक अक्सर। वो गलती क्या है कि प्रीमियम का अमाउंट क्या करते हैं, वो यहाँ डिबेंचर लिखने के बाद फिर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन जब भी प्रीमियम का या डिस्काउंट होगा तो मेक इट ए रूल, एक रूल बना लीजिए कि हमने सबसे पहले कितने नंबर इश्यू होंगे ये पता करना है। अगर बिना नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू कितने होंगे ये पता किए बिना आप डायरेक्ट करते हो तो हो सकता है कोई लोग सही भी कर लें, पर ज्यादा चांसेस है कि आप गलत करोगे। हमने क्या करना है, जितने रुपए देने हैं वो पहले एक वर्किंग नोट में लिख लेते हैं। जैसे कि हमने इनके 25 लाख रुपीस देने हैं और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। और अब इसमें क्या है कि अगर ये पार का है तो इसमें कुछ भी नहीं वैल्यू चेंज होगी, अगर प्रीमियम है तो वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर डिस्काउंट है तो वैल्यू घट जाएगी। तो यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है जी, 25। यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 25 लाख के अंदर 125 रुपीस के रेट से अगर डिबेंचर इश्यू होते हो तो कितने नंबर इश्यू होंगे, यहाँ पे हमें पता करना चाहिए हमेशा नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए, 20,000। इस जगह पर क्या है, हम चाहे तो लिख लें एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, प्रीमियम कितना है 25 रुपीस, वेंडर को कितने का पड़ेगा 125 का। और जब आपने नंबर पता कर लिए तो नंबर ऑफ डिबेंचर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 20,000। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपीस, और 20,000 इंटू 25 होगा जी 5 लाख रुपीस। अक्सर गलती क्या होती है कि यहाँ पर डिबेंचर्स का जो अमाउंट होता है वो प्रीमियम के बिना कंसिडर किए वो बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं। नंबर पता किए करना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप नंबर नहीं पता करते हो तो काफी हद तक गलती होने के चांसेस है। और दूसरी चीज क्या है कि आप नरेशन भी नहीं ढंग से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बीइंग 20,000 डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। ये प्रॉब्लम नंबर 3 फर्स्ट। अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है इसमें। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। अगर सेम होगा तो हम नेक्स्ट पे स्विच कर देंगे। E Limited purchases a business for rupees 19 lakh which consists of assets of 25 lakh and liabilities of rupees 5 lakh। अब देखिए यहां पर क्या है कि आप 25 लाख रुपीस की एसेट्स ले रहे हो और 25 के एसेट्स के बाद आप उसमें से लायबिलिटीज कितने की हैं आपके पास, 5 लाख रुपीस की। तो पैसे कितने देने चाहिए हमें, 25 में से 5 लाख कट जाएंगे तो यानी कि 20 लाख देना चाहिए। हम 20 लाख नहीं दे रहे, हम कितना पे कर रहे हैं, 19 लाख। तो 20 लाख के जगह पर हम 19 लाख रुपीस दे रहे हैं। पैसे कम दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं भाई? पहले क्या कर रहे थे, हम जितना बनता था उससे ज्यादा दे रहे थे। अब क्या केस हो गया, 25 में से 5 लाख रुपीस लायबिलिटीज का कटा, देना था 20 और दिया जा रहा है 19 लाख। अब 19 लाख रुपीस दिया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि 1 लाख रुपए का फायदा होगा। फिर कहते हैं कि परचेज कंसिडरेशन, हिसाब किताब कैसे हुआ, प्रतिफल कैसे दिया गया, 7% डिबेंचर्स दिए गए हैं 5% डिस्काउंट में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें 9% डिबेंचर्स दिया हुआ था, हमें यहां पे 9% लिखना चाहिए। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, बुक्स ऑफ E लिमिटेड। E लिमिटेड कैसे एंट्रीज पास करेंगे। किससे हमने बिजनेस खरीदा है, नाम नहीं बताया होगा। E लिमिटेड तो खरीदार है, उसके जर्नल एंट्रीज है। बेचने वाले का नाम नहीं बताया, अगर नाम नहीं बताया तो वेंडर लिखेंगे।
तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, किसने दिया हमें, वेंडर ने, टू वेंडर अकाउंट, और साथ के साथ लायबिलिटीज भी ले रहे हैं, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। एसेट्स कितने रुपए की थी यहां पर, 25 लाख रुपीस की। लायबिलिटीज कितने की थी, 5 लाख रुपीस की। वेंडर को कितना देना है, 19 लाख रुपीस। अब देखिए इधर 25 और यहाँ पे 24 है, 25 में से 5 कटने के बाद हमने दिया कितना था, 19 दिया, जबकि देना था 20 लाख। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। जो ये प्रॉफिट है इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। बिजनेस खरीदते समय हमें प्रॉफिट हुआ तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और इसका अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीस। अगली एंट्री में हम वेंडर का हिसाब करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट 19 लाख, टू 7% डिवेंचर्स, और अब की बार डिवेंचर्स को हमने डिस्काउंट पे इश्यू किया है, तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और कितना डिस्काउंट है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंट है 5%, 7% डिबेंचर्स का नाम है। कोई बताएगा आप में से कितना अमाउंट आएगा, कितना कितना होगा? सर 1 लाख डिस्काउंट में जा रहा है एंड 20 अमित लाख के अलावा बताओ। अमित ही बता रहे हैं, और कोई बताएं? संभव शर्मा जी आंसर दीजिए। देखिए बच्चे क्या करते हैं, 5% डिस्काउंट निकालना है, जो अमाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर 5% निकाल देते हैं। यहीं पे गलती होती है। ध्यान रखना है कि जब भी डिस्काउंट की बात होगी, आपको डिस्काउंट की बात होगी, प्रीमियम की बात होगी, आपको पहले नंबर्स पता करने हैं, तभी आप सही ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो गलती करने के चांसेस हमेशा रहेंगे। कितने पैसे देने, ये लिख लीजिए 19 लाख रुपीस। कितने रुपए का डिवेंचर है जी, 100 रुपीस का डिवेंचर है। कितने रुपए डिस्काउंट पे है, 5 रुपीस के डिस्काउंट पे है। तो 19 लाख डिवाइडेड बाय 95 करेंगे, और जब हम ये करेंगे तो 95 टू जा 190, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फिर से 20,000। 5 रुपीज आपने यहां लिखने डिस्काउंट के, 100 रुपीज का डिबेंचर है, 95 में वेंडर को पड़ेगा। ये हमने 5, 95 और 100 ऐसे लिख लिया, और नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करना है 20,000। मैंने ये बताया है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम तो जब कॉपी करेक्शन करते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये 19,000 जो अमाउंट दिया हुआ वेंडर, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लिख करके क्वेश्चन कर देते हैं। असल में तो डिस्काउंट निकलनी है जो डिबेंचर का अमाउंट है उसके ऊपर, वो दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें नंबर्स पता कर लेने चाहिए हमेशा। तो जब हम 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीस। 20 लाख में से 19 लाख रुपीस माइनस करेंगे तो भी 1 लाख आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 इंटू 5 तो भी 1 लाख आ जाएगा।
तो देखिए, जब हम ज्यादा पैसे देंगे वो कैपिटल रिजर्व में लिखा जाएगा, जब हम कम देंगे वो गुडविल अकाउंट में देंगे। और डिस्काउंट प्रीमियम के क्वेश्चन में आपने इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर्स जरूर पता करें, और नरेशन आपने लिखनी है तो उसमें भी आपको मेंशन करने में आसानी होगी। आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे, देखते हैं क्या है। हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे पहले गुडविल था, इसमें कैपिटल रिजर्व था, फिर प्रीमियम था, फिर डिस्काउंट था। अब देखते हैं क्या है इसमें चेंज। अगर चेंज नहीं होगा तो हम फिर कुछ और क्वेश्चन उसको छोड़ते हुए आगे चलेंगे। F Limited purchases a business for 30 lakh which consists of assets of 40 lakh and liabilities of 6 lakh. Purchase consideration was settled by issue of equity share of 10 at 50% premium. बस इतना सा चेंज हो गया यहाँ पर कि अब की बार उन्होंने डिबेंचर्स नहीं दिए और डिबेंचर्स की जगह पे शेयर्स दिए। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं में से। Books of F Limited. हमने एसेट्स लिए हैं पहले तो हम लोग लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स। एसेट्स के साथ में सन्ड्री लगा देंगे तो अच्छी बात होगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट देखिए 30 लाख रुपीस की एसेट्स हैं, सॉरी 30 लाख रुपीस की पेमेंट है, एसेट्स हैं 40 लाख के और लायबिलिटीज हैं 6 लाख की। तो 40 में से 6 अगर हम माइनस करें तो हमको पे करना चाहिए था 34 लाख, पर हम 34 लाख रुपीस नहीं दे रहे, हम तो दे रहे हैं 30 लाख रुपीस। तो हम तो 4 लाख रुपए कम दे रहे हैं। जब हम कम दे रहे हैं भाई 34 बनता है, 40 में से 6 काटो, 40 लाख रुपीस के एसेट्स ली, 6 लाख रुपए की लायबिलिटी कट गई, तो 34 लाख रुपीस का पेमेंट करना चाहिए। पर वो कहते हैं जी 30 लाख रुपीस में उनका जो है सेटलमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 4 लाख रुपए का आपका फायदा होगा, यानी कि हम उस 4 लाख को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आगे चलते हैं। 40 लाख रुपीस की एसेट्स और लायबिलिटी 6 लाख। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख और हमने लायबिलिटीज जो ली हैं वो क्रेडिट कर दें। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 6 लाख और 40 लाख में से 6 लाख कटने के बाद 34 देना था, पर हम दे कितना रहे, 30 लाख। तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और प्रॉफिट आ गया हमारा 4 लाख रुपीस का। ये पहली एंट्री हो गई। इसके बाद हमने इनका हिसाब करना है वेंडर का। वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने पैसे देने हैं, पहले वाली एंट्री में जो दिया वहां से अमाउंट टिक करना है। फर्स्ट एंट्री में ऊपर वाली एंट्री में लिखा हुआ है 30 लाख रुपीस देने हैं। क्या दे रहे हैं हम अब की बार, शेयर्स दे रहे हैं। कौन से शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल वर्ड जरूर लिखना है जब भी आप शेयर दे रहे हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो। और तो और आपने ये उनको कहा कि हम ये जो शेयर्स हैं ये प्रीमियम पे देंगे आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा जाएगा। देखिए अभी भी डिस्कशन हुआ है पहले भी कि जब भी प्रीमियम पे पेमेंट कर, प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर इश्यू कर रहे हो या डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो,
तो आपको पहले नंबर्स पता कर लेने चाहिए, कितने नंबर इश्यू होंगे ये हम लोग देखेंगे। 30 लाख रुपीस का पेमेंट करना है और एक कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपीस का शेयर है। प्रीमियम कितना है, 50%। 10 रुपीस का शेयर है, 50% प्रीमियम, 50% हो गया 5 रुपीस, यानी कि 30 लाख रुपीस के अंदर हमको देखना है 15 रुपीस के रेट से कितने शेयर इश्यू होंगे। 15 2 जा, यानी कि हमें इश्यू करने पड़ेंगे 2 लाख, 2 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। एक इक्विटी शेयर को देखिए, जो खरीदार है वो जो यानी कि जो हमें बेच रहा है विक्रेता, खरीदार तो हमें क्या 10 रुपीस का है, 50% प्रीमियम, 10 और 5 मिला के हम इसको कितने में दे रहे हैं, 15 रुपीस में। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि उसको कितने में पड़ रहा है। तो शेयर तो 10 का था, पर प्रीमियम जोड़ करके वो 15 रुपीस का हो गया। नंबर कितने, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर हमने पता कर लिया जी 2 लाख है, 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2 लाख इंटू 10, ये आपका आ गया 20 लाख। और 2 लाख इंटू 5, ये आपका आ गया 10 लाख। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। देखो जितने के इक्विटी शेयर्स हैं उसका 50% प्रीमियम है, तो 20 लाख का 50% इज 10 लाख। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, आगे वाली प्रॉब्लम पे देखते हैं। जी लिमिटेड purchases a business for rupees 40 lakh which consists of assets of 50 lakh and liabilities of 15 lakh. Purchase consideration was settled by cash payment of 6 lakh, 408% debenture of rupees 1000 each at par, 30,000 preference share of 10 each at par, equity share of rupees 100 at 35% premium for the remaining amount. अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू हो रहे हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सेकंड वाली एंट्री में जब हम उसको कंसिडरेशन पे कर रहे होते हैं, इन सारी चीजों के नाम लिख देने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 50 लाख रुपीस की एसेट्स हैं, लायबिलिटीज 15 लाख की हैं, 50 में से 15 कट गया तो हमें पे कितना करना चाहिए, 35। हम 35 लाख तो पे नहीं कर रहे, हम तो पे कर रहे हैं 40 लाख। 40 लाख रुपीस पे कर रहे हैं, यानी कि हम उनको ज्यादा पे कर रहे हैं। जब हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो बिजनेस खरीदते समय ज्यादा पेमेंट करने का कारण क्या होता है कि हम उनको गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं। पूरा पूरा बिजनेस चलता हुआ लिया है तो उनके बिजनेस की कुछ गुडविल भी होगी, उस गुडविल के वैल्यूएशन जो आ रहा होगा वो साथ के साथ पेमेंट किया। ये लिखा नहीं जाता और ये बात इंप्लाइड होती है, आपको बात समझनी होती है। तो चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, books of G Limited. Sundry assets, account debit to vendor account, to sundry liabilities account, अब देखिए यहां पर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था, तो इसका मतलब हमें गुडविल का पेमेंट किया था। गुडविल नामक एक एसेट और मिल रही है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसी एंट्री में डेबिट करना होगा। हम लोग लिखेंगे गुडविल भी मिल रही है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कितने रुपए का बिजनेस पेमेंट है, 40 लाख का, 50 की एसेट्स, 15 की लायबिलिटीज। 50 लाख रुपीस की एसेट्स हैं, 40 लाख रुपीस का पेमेंट है,
15 लाख रुपीस की लायबिलिटीज हैं और जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए वो हमने गुडविल के अकाउंट में पे करें, गुडविल की वजह से पे करें। अगली एंट्री में हम हिसाब कर रहे हैं इनका वेंडर का। वेंडर अकाउंट डेबिट। अब हमने इनको काफी सारी चीजें दी, आप चाहें तो जो चीजें अलग अलग इन जितनी भी चीजें दे रहे हो उसके आप अलग अलग एंट्री पास कर दें या एक साथ पास कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको जैसे आपका मैं चलिए पहले अलग अलग करके बता देता हूँ, फिर इकट्ठे भी इसको मर्ज करके बता दूंगा। तो पहले तो कैश पेमेंट 6 लाख रुपीस का कर रहे हैं हम, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब एक बात हमें पता होनी चाहिए कि कैश जो है ना वो कंपनीज एक्चुअली नहीं पे कर सकते, तो कैश का मतलब चेक से होता है, इसलिए हमें बैंक लिखना चाहिए और इसलिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू जो सही तरीका है वो तो बैंक ही लिखना चाहिए, पर आप ऑब्लिक करके लिख दीजिए तो चलेगा। ऊपर देखिए वेंडर को कितना पेमेंट करना था, 40 लाख रुपीस का, तो 40 लाख रुपीस आपने ऊपर वाली एंट्री में से उतार दिए। हमने इनको कितना पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कितना कर रहे हैं, हमने बोला जी हम पे करेंगे 6 लाख। तो अगर हम अलग अलग एंट्री पास करेंगे तो हम यहाँ पर एक साथ करेंगे तो 40 लाख पूरा उतारेंगे। अब अगर अलग अलग पास करेंगे तो हमें पहले 6 लाख की एंट्री पास कर लेनी है। ये 40 लाख में से 6 लाख चला गया, तो एक हिसाब किताब निपट गया। कितने पैसे देने रह गए, 34 लाख। फिर अगली एंट्री में हम चाहेंगे क्या क्या पे कर रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं। इसके बाद आप दे रहे हो 4,000 8% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच, 400 8% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच, तो 2 8% डिबेंचर। कितने हैं, 400 है 1,000 वाले, यानी कि 4 लाख रुपीस। 400 इंटू 1,000 4 लाख। फिर हमने इनको क्या दिया, वेंडर, आप चाहे तो एक साथ भी पास कर सकते थे, मैं अभी दोनों तरीके से बता दूंगा, इसके बाद ऐड करके भी बता देता हूं। इसके बाद दिए 30,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, ये भी पार पे दिए 30,000 इंटू 10 यानी कि 3 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर, याद रखना है कि शेयर लिखना अकेले गलत होता है, कैपिटल जरूर लिखना है, और ये हो जाएंगे 3 लाख रुपीस के। 30,000 इंटू 10 3 लाख। फिर हमने वेंडर को आगे क्या दिया वो अगली एंट्री में लिख देते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, दे रहे हैं हम उनको इक्विटी शेयर 100 रुपीज वाले 35% प्रीमियम पे। हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है और 35% प्रीमियम दे रहे हैं, तो हम यहां पर लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम ले रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहां पर हमें उसने ये कहा कि जो पैसे बच गए हैं वो आप इक्विटी शेयर से पेमेंट करके खत्म करेंगे। तो अभी तक देखिए हमने देना कितना था, 40 लाख। हमने पहली वाली एंट्री में सामने लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट वेंडर को 40 लाख देंगे। 40 लाख में से हम दे कितना चुके हैं, 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख, 6 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 13 लाख रुपीस हम दे चुके हैं। अब वेंडर को बचा हुआ पेमेंट कितना है, वो है जी 27 लाख रुपीस। ये जो 27 लाख रुपीस देने हैं ये हमने इक्विटी शेयर्स देने हैं और इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू करने हैं।
तो मैंने आपसे अभी पिछले 3 क्वेश्चन में भी ये बात आपसे डिस्कशन करा है कि जब भी हमें प्रीमियम पे सेटलमेंट करना है या डिस्काउंट पे सेटलमेंट करना है तो हमारे लिए बेहतर होता है कि हम नंबर्स कितने हैं वो पता कर लें। उन्होंने बताया कि 100 रुपीज का होगा, 35 रुपीज प्रीमियम लेंगे, यानी कि देंगे कितने में 135। तो 27 लाख रुपीस के अंदर 135 के रेट से कितने इश्यू होंगे? 20,000 इश्यू होंगे। एक इक्विटी शेयर कितने का है? 100 का है। प्रीमियम कितना है? 35 रुपीज। इसको कितने पे पड़ेगा? 135 में। इसके बाद नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर्स हैं यहाँ पे 20,000, तो 20,000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका, शेयर्स का हो जाएगा 20 लाख रुपीस और प्रीमियम का हो जाएगा 7 लाख रुपीस। ये जरूरी नहीं कि हमने जो एंट्री पास करी है ये इतनी, जो हमने कंसिडरेशन पे किया है 1 2 3 4 चीजें हैं, तो 4 बार में ही हम एंट्री ये पास करें। हम इसके लिए मर्ज करके एक सिंगल एंट्री में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर सिंगल में पेमेंट कर रहे होंगे तो हम यही चीजों को ऐसे लिख देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, टोटल कितना देना था? 40 लाख। क्या दे रहे हैं हम? सबसे पहले कैश या चेक जो हम दे रहे हैं वो लिखेंगे। फिर हमने बोला जी और क्या देंगे आपको? डिवेंचर्स देंगे 8% टू 8% डिवेंचर्स लिख दिया हमने। फिर हमने बोला जी हम देंगे आपको प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर हमने बोला हम देंगे आपको इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमने ये भी बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल पे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी चार्ज प्रीमियम भी लेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभी जब डिस्काउंट वगैरह का होता है और कई चीजें प्रीमियम का है, कुछ पार्ट कभी मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे हैं, डिबेंचर्स जो है डिस्काउंट पे हैं, तो आप जब इकट्ठे कर रहे होते हो तो थोड़ा सा एग्जाम में परेशानी होती है। तो हालांकि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आप अलग अलग एंट्री कर लो अगर जरा भी डिस्काउंट प्रीमियम ज्यादा आ रहा है। एक था तो चलो कोई बात नहीं, 2-3 जगह पर है प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट पे है, वो प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, ऐसी चीजें दी हैं, तो फिर बेटर अप्रोच क्या होगी कि आप क्या करो, जो है अलग अलग एंट्री पास कर दो। कैश में अमाउंट पे करना है हमको 6 लाख रुपीस का, डिबेंचर्स में अमाउंट पे करना है 4 लाख रुपीस, प्रीमियम का अमाउंट प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है 3 लाख रुपीस। इसके बाद इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम 20 लाख रुपीस के, और साथ के साथ इसके ऊपर हम प्रीमियम ले रहे हैं 7 लाख रुपीस। आगे चलते हैं। H Limited purchased machinery for 90,000. Half of the amount was paid in cash and half by the issue of 12% debenture of 100 each at 10% discount. तो ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है और कोई भी अलग से बताने वाली बात नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर लीजिएगा। 6th में देखते हैं, I Limited purchased assets of 8 lakh and liabilities of अमाउंट में गड़बड़ है, इसमें अमाउंट लायबिलिटीज ऑफ 1,60,000, 1 ऊपर है 60,000 नीचे है, उसको आगे वाली लाइन में लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में आपको। एसेट्स हैं 8 लाख की, लायबिलिटीज हैं 1,60,000 की, फिर कहते हैं कि परचेज कंसिडरेशन रहेगी 6,30,000। The purchase price was discharged by the issue of debentures of 100 each at a discount of 10%.
डिस्काउंट कितनी रहेगी, 10%। अब एक और जो बात इसमें चेंज हुई वो क्या है कि रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यहाँ पे एक रिडम्पशन की कंडीशन भी दे दी गई। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि अगर रिडम्पशन की कंडीशन दी गई होगी तो उसके लिए हमने टर्म भी यूज किया था आपस में, हम लोगों ने ग्रीन एंट्री करके, ग्रीन से लिख रहे थे तो ग्रीन एंट्री नाम दे दिया, तो ग्रीन एंट्री भी पास करनी होगी। तो वो तो खैर क्वेश्चन हो जाने के बाद आखिरी में करनी है। तो आइए पहले देखते हैं क्या है कि 8 लाख रुपीस में से अगर 1,60,000 कट जाते हैं तो इसका मतलब 6,40,000 का पेमेंट करना चाहिए। हम 6,40,000 का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं जी 6,30,000 रुपीस का पेमेंट। अब हम कम कर रहे हैं, अगर हम कम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका हमारा फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, जितना कम पेमेंट कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं जी, 10,000 का। तो एक जो नया पॉइंट जो आया वो कि रिडम्पशन का भी पॉइंट है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बुक्स ऑफ आई लिमिटेड, हमने कुछ एसेट्स ली, सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और चूंकि फायदा हो रहा है तो जो ऐसा प्रॉफिट है जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उसको हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है, उसको हमने कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एसेट्स आ रही हैं हमारे पास 8 लाख रुपीस की। वेंडर को हमने बोला है जी हम आपको पे करेंगे 6,30,000। लायबिलिटीज जो है वो है आपके 1,60,000 की। 10,000 रुपीज हमने कम दिए, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के लिए रूल लगता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल। चूंकि प्रॉफिट क्रेडिट है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल लगाया, हमने क्रेडिट किया। अगली एंट्री में हमने वेंडर का हिसाब करना है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितना देना है, 6,30,000। क्या इशू कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसको हमने बोला द परचेज प्राइस वाज डिस्चार्ज बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हम 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को इश्यू करेंगे। तो 2% नहीं दिया हुआ, 2% डिबेंचर्स अकाउंट। और कैसे इश्यू करेंगे, डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट जो है हमारे लिए लॉस है, इसलिए डेबिट करेंगे हम। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। हम लोगों ने पहले भी इस बात को समझा है कि जब भी डिस्काउंट की बात होगी, प्रीमियम की बात होगी, हमने नंबर्स पता करने हैं। कितने नंबर्स इश्यू होंगे ये जरूर पता करें, अदरवाइज डायरेक्ट करने में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, खासतौर पे जब हम एग्जाम देने जा रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस करते करते सब आ भी जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कितने नंबर इश्यू होंगे डिबेंचर्स के। 6,30,000 रुपीज का पेमेंट करना है। और इन्होंने क्या बताया है कि डिबेंचर जो है 100 का है और डिस्काउंट रहेगी 10%। 100 का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट। 100 में 10% यानी कि 100 का 10% 10 हो गया, यानी कि 90 रुपीज में
हमने ये डिबेंचर्स देने 6,30,000 को 90 से डिवाइड कर दें हम तो 7,000 आ गया, यानी कि इसमें हम 7,000 डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, वेंडर को 90 रुपीज में दिया जाएगा, 10% का डिस्काउंट है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 7,000 इंटू 10 ये हो गया आपका 70,000 रुपीज और यहां पर हो गया आपका 7 लाख रुपीज। हमने डिबेंचर इशू कर दिए और प्रीवियस क्लास में हमने बहुत बार इस बात पर डिस्कशन किया था कि इशू करते समय एक बात का ध्यान देना है कि भविष्य में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई हो रहा है, अगर भविष्य में कोई नुकसान हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होगा तो उसके लिए अभी से ही हमें तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमें अभी इशू वाले दिन में ही एक एंट्री और पास करनी होती है। क्वेश्चन में बताया गया कि ये रिडीमेबल हैं और किस तरह से रिडीमेबल हैं उन्होंने बताया कि ये रिडीमेबल जो है प्रीमियम पे है। और फिर से रिकॉल करा देता हूं कि 3 तरह से रिडम्पशन कर सकते हैं। रिडम्पशन यानी कि पैसे की वापसी पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अगर पार पे कर रहे हैं तो जितना बनता है जितने की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स वापस लिए जाएंगे उतना ही लौटाएंगे। डिस्काउंट पे होगा ही नहीं केस, अगर होता है तो उसका मतलब क्या निकलता है कि भाई जितने की फेस वैल्यू होगी उससे कम करके काट करके पैसा दिया जाएगा। और प्रीमियम का मतलब क्या है कि हम वापस करते समय प्रीमियम देंगे, तो हम वापस करते समय अगर प्रीमियम देंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है। और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस अप्लाई होता है और उसके रूल उसको यूज करते हुए हमें क्या करना होता है, एक एंट्री और पास करनी होती है उस लॉस के लिए जो ग्रीन एंट्री के नाम से आपने पहले समझी ली है। तो हम इसमें वो एंट्री और पास करेंगे। यहाँ पे हम उस एंट्री को कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले पार्ट में लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने परसेंट देना है प्रीमियम? 5%। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? हमेशा कैलकुलेट करना होता है जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो डिबेंचर के सामने जो वैल्यू होगी उसके ऊपर। 7 लाख का 5% यानी कि 35,000 डेबिट और 35,000 क्रेडिट। अब देखिए लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत पहले की बात नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में ये बात थी कि ये जो डिस्काउंट का पार्ट है और लॉस का पार्ट है ये दोनों सेम है। इसलिए जब भी हम फाइनल एंट्री पास करें बेटर होता है कि इन दोनों को मर्ज करके एक बार लिख दें। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो भी चल जाएगा, पर ये बेस्ट एंट्री, गुड बेटर बेस्ट की डिग्री में अगर बेस्ट की डिग्री करना चाहते हैं तो मर्ज करके लिखें, अदरवाइज गुड या बेटर की डिग्री। तो हमने क्या करना है, इसी एंट्री को फिर से लिखना है। कैसे लिखना है? इन दोनों को सेम एक ही चीजें होती हैं, लॉस भी वही चीज है, डिस्काउंट भी वही चीज है, तो लॉस और डिस्काउंट को क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो इस एंट्री को हमने ऐसे लिखना है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इसके लिए मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने पूरा इसी पे डिस्कशन किया था। 70,000 और 35,000 दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये दोनों एक ही चीज है, लॉस भी एक ही चीज, लॉस और डिस्काउंट सेम है, तो इसलिए हमने उसको मर्ज करके लिखना होता है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 6,30,000 टू -% डिबेंचर अकाउंट 7 लाख रुपीस एंड टू प्रीमियम ऑन
redemption of debenture account 35,000 rupees। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई